नमस्कार, मैं जनप्रक्ता सिंह कहता हूँ। जिस तरीके से सरकार की तैयारियां चल रही थी, भारत सरकार ने 1000 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों से बातचीत की थी, उनसे संपर्क किया जो कि चीन से अपना कारोबार समेटकर दुनिया के दूसरे देशों में जाने की तैयारियां कर रही थी। क्योंकि चीन में जिस तरीके से कोरोना वायरस का एक प्रकोप हुआ, उसके बाद यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वार हुआ, जिसके बाद चीन की परिस्थितियां उन कंपनियों को अपने कारोबार के प्रतिकूल नज़र आने लगी और इसी वजह से अब इन कंपनियों ने एक मन बनाया कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अब चीन को छोड़कर किसी दूसरे देश को ठिकाना बनाएंगे। जिसके बाद चीन के बाद में जो उन कंपनियों के पास ऑप्शंस थे, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे ऑप्शंस भी थे, फिर उसके बाद में जो और ऑप्शन थे उनमें बांग्लादेश जैसे भी देश थे। लेकिन भारत की तरफ से जब पेशकश की गई तो उन्हें बेहतर विकल्प के तौर पर भारत देखने लगा, क्योंकि भारत एक बड़ा बाज़ार भी है और भारत में जो लेबरर की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएं पिछले 5-6 साल में चल रही हैं, उनसे भी ये कंपनियां सहमत होती हुई नज़र आईं, जिसकी वजह से अब उन 1000 में से करीब 600 कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार शुरू करने का मन बना लिया है। और इसके तहत अब राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से एक बार बात होने के बाद में जो लैंड है, लैंड चूँकि स्टेट का मामला है और इस वजह से वो राज्य सरकार की भूमिका इसमें आ जाती है। तो लैंड जो मामला है वो स्टेट का मामला है और स्टेट ही लैंड एक तरीके से एक्वायर करके इन कंपनियों के लिए लैंड बैंक बनाएगा और उसके बाद स्टेट्स के ऊपर, जैसा कि आज पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि जो भी स्टेट अपने यहाँ बेहतर सुविधाएं और जल्दी से जल्दी इन कंपनियों को सेटअप करने की सुविधा देगा, उसके यहाँ ये कंपनियाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और इस कड़ी में सबसे पहली जो पहल की थी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उन्होंने अपने यहाँ एक टास्क फोर्स भी बनाया, तमाम अफसरों को इसके लिए लगाया गया और तमाम कंपनियों से भी बात करने की कोशिश की, जिसको लेकर चीन भी तिल मिला गया था। और चीन को ऐसा लगा था कि शायद उत्तर प्रदेश में ही ये कंपनियां शिफ्ट होने वाली हैं, जिसकी वजह से चीन ने इसको लेकर एक बयान भी दिया था। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने यहाँ इसी तरीके से अफसरों को इस काम के लिए लगाया है। तो भारत में कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या है या जनसंख्या ज़्यादा है, तो अगर ये विदेशी कंपनियाँ उन जगहों पर, उन स्टेट्स के अंदर अपना कारोबार शुरू करती हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसी लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश भी दौड़ में है, हरियाणा भी दौड़ में है और मध्य प्रदेश जैसे अन्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र से लेकर तमाम प्रदेश इस कोशिश में है कि जो कंपनियां 600 कंपनियां भारत आने की सोच रही हैं, उनमें से ज़्यादा कंपनियां वो अपने यहाँ पर ला सकें। लेकिन जिस तरीके से इस खबर के बाद चीन तिलमिलाया और यही वजह है कि चीन ने सीमा पर विवाद पैदा किया, क्योंकि चीन ये दिखाना चाहता था कि भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, इसलिए अब भारत में निवेश करने से ये कंपनियां डरें। लेकिन भारत ने स्थिति को संभाल रखा और अभी तक जो सीमा पर विवाद है उसको बातचीत के लेवल पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत को एक पहचान मिले और इसी के तहत तमाम ऐसे सुधार भी करने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे रिलैक्सेशन भी दिए जा रहे हैं नियमों में, कुछ ऐसे जिससे कि वो कंपनियां आने में, भारत आने में हिचकिचाए नहीं। क्योंकि पहले खबर ये होती थी कि यहाँ जिस तरीके से एक बार लैंड एक्वायर कर ली जाती है, उसके बाद किसानों के आंदोलन होते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इसको लेकर भी जो नियम कानूनों में पिछले दिनों बदलाव हुए थे, उसकी वजह से अब सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी और उसके बाद वो किसी कंपनी को फैक्ट्री बनाने के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए दी जाएगी। साथ ही साथ बिजली और तमाम आधारभूत संरचनाएं हैं उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ ये कंपनियां ये भी देख रही हैं कि जो सप्लाई चेन का मामला है, लॉजिस्टिक्स का मामला है, वो सारी चीज़ें हल होती हुई नज़र आएंगी। जिस जगह पे ये वहीं पर अपना कारोबार करने की सोचेंगे। तो जिस तरीके से दिल्ली के आसपास के एनसीआर के एरिया में एक तरफ गुड़गांव है और दूसरी तरफ नोएडा है, तो ये इलाके फेवरेट स्पॉट हो सकते हैं इन कंपनियों के लिए। उसके अलावा कानपुर जैसी जगह, लखनऊ जैसी जगह भी इन कंपनियों के लिए मुफीद हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि राज्यों को इस मामले में मदद दी जाए
क्योंकि अगर कोई भी कंपनी कहीं भी कारोबार शुरू करती है तो वो होगा तो भारत में ही, और भारत के ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसमें कोई प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रदेशों की कोशिश ये है कि वो अपने यहाँ इनमें से ज़्यादातर कंपनियों को कारोबार के लिए आकर्षित कर सकें, उनको सुविधाएं या दूसरे जो छूट देकर, टैक्सेस में रिलैक्सेशन देकर या फिर अन्य मामलों में थोड़ी बहुत छूट देकर वो अपने यहाँ इन कंपनियों को बुला लेना चाहते हैं। और इस सब का जो नुकसान है वो चीन को उठाना पड़ेगा। इसी वजह से चीन बार बार ये कोशिश कर रहा है, तमाम बयान दिए जाते हैं चीन की तरफ से, तमाम तरीके की बातें की जाती है। एक बार चीन की तरफ से ये कहा गया कि भारत अगर ये सोचता है कि चीन से कंपनियों को अपने यहाँ बुला लेगा तो इसको भूल है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से ये भी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में इन कंपनियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो चीन में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है, कोई भी विदेशी कंपनी वहाँ अपना कारोबार शुरू करना चाहती है जहाँ उसको एक रॉ मटेरियल मिले, सप्लाई चेन अच्छा हो, लॉजिस्टिक्स अच्छा हो और कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसके साथ साथ अगर बाजार भी हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। और भारत में ये सारी चीज़ें लगभग मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी चाहे वियतनाम की बात की जाए, ताइवान की बात की जाए, दक्षिण कोरिया की बात की जाए या बांग्लादेश की, वहाँ पर कहीं पर कुछ चीज़ें हैं दक्षिण कोरिया या वियतनाम, ताइवान में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन बाज़ार नहीं मिलेगा, और अगर बाज़ार मिलेगा तो वहाँ पर और चीज़ें नहीं होंगी, जैसा बांग्लादेश के बारे में कह सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन भारत के अंदर यहाँ सप्लाई चेन भी अच्छा हो सकता है, रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा मिल सकता है, उसके अलावा जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में है। और उसके अलावा जो बाज़ार की बात है तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा बाज़ार है आज के तारीख में। ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में अपना कारोबार शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ें। हालांकि ये 1-2 दिन या 1-2 महीने में होने वाली कार्रवाई नहीं है, इसमें एक लंबा समय लगता है, लेकिन सर्वे के बाद में ज़मीनें ली जाती हैं और उसके बाद में फैक्ट्रियां बनती हैं, तो कई सारे MOU साइन होते हैं और कई सारी चीज़ें इसमें जो सहयोगी कंपनियां होती हैं उनके साथ साइन की जाती है। तो ये लंबा प्रक्रिया है और इसकी दिशा में भारत सरकार धीरे धीरे करके ही लेकिन सतत प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन की जो कार्रवाई है, चीन डराने की कोशिश कर रहा है, उसका वजह यही है कि वो एक दबाव बनाना चाहता है, दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि भारत में स्थितियाँ शांतिपूर्ण नहीं है, भय का वातावरण है। लेकिन भारत सरकार इसको पूरा समझते हुए बड़ी सावधानी के साथ चीन को जवाब भी दे रही है और जो स्थितियाँ हैं उनको सुधारने के प्रयास में भी लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इसी सब को लेकर कांग्रेस पार्टी अब जिस तरीके की हरकतें कर रही है वो किसी भी हालत में देश की संप्रभुता और देश के साथ खड़े होने जैसी स्थिति को नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस ही अब सवाल उठाने लगी है, ऐसे सवाल उठा रही है जो काल्पनिक हैं या अफवाहों पर आधारित है। पहले कांग्रेस की तरफ से उसके पूर्व अध्यक्ष और देश के सबसे अधेड़ युवा राहुल गांधी ने यह पूछा था कि चीन के मामले में सरकार स्थिति स्पष्ट करे, सरकार चुप क्यों है। अब उसी बात को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर उठाया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इस चीज़ को उठाया है और ये पूछा है सरकार से कि क्या चीन ने भारत के गलवान घाटी का इलाका कब्जा लिया है। उसके अलावा पूछा गया है कि क्या पैगोंग त्सो झील और गलवान घाटी के इलाकों पर चीन ने अपने निर्माण कर लिए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ये पूछ रही है कि जो फिंगर रीजन्स हैं उन पर भी चीन ने अपनी सेना बिठा दी है। और आगे कांग्रेस पूछती है कि क्या जो चीन का अतिक्रमण है वो LAC के पार आकर उसने अतिक्रमण कर लिया है और भारत सरकार इस पर चुप है, जवाब क्यों नहीं दे रही है। इस स्थिति को सरकार कैसे स्पष्ट करेगी। यानी कि कांग्रेस वही सब कहने की कोशिश कर रही है जो ग्लोबल टाइम्स में दावे किए जा रहे हैं, जो कि चीन का सरकारी अखबार है। क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से तमाम ऐसे वीडियो फुटेज सामने आए हैं, तमाम चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरीके के समाचार आए हैं, स्पष्टीकरण भी आ चुके हैं कि भारत की 1 इंच भूमि पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। भारतीय सेना चीन को जवाब दे रही है। चीन के जितने सैनिक हैं उतने ही सैनिक भारत ने लगाए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को आधार मानकर भारत के क्षेत्रों पर चीन के दावे को स्वीकार करती हुई नजर आ रही है, जो सीधे तौर पर देश के हित में नहीं है और न देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। वहीं दूसरी तरफ चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है चीनी ऐप्स को लेकर। खबर यह है कि भारत में रिमूव चाइना ऐप करके एक ऐप एंड्रॉयड पर चल रहा है और इस ऐप को अब तक 50 लाख से ज़्यादा यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इसकी वजह से चीन और ज़्यादा तिलमिला रहा है। चीन की तरफ से जो ग्लोबल
टाइम्स उनका टैबलॉइड है, सरकारी अखबार है, उसमें कहा गया है कि भारत ने अब चीन के खिलाफ एक और रणनीति अपनाई है और उसने अपने यहाँ एक ऐप डाउनलोड कराया है जिसके द्वारा किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में ये जांच की जाती है कि अगर आपके मोबाइल में कोई चीनी ऐप है, यानी कि जिसका ओरिजिन चीन से है, कंपनी का उसका ऐप चल रहा है, तो ये ऐप उसको पहले ढूंढता है और फिर एक एक्सेप्टेंस के बाद में उनको रिमूव कर देता है। अब तक भारत में ये जो गूगल प्ले स्टोर है इसमें 50 लाख से ज़्यादा बार इंस्टॉल हो चुका है। तमाम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके द्वारा तमाम जो चीनी ऐप्स टिकटॉक जैसे या दूसरे जो हेलो जैसे ऐप चल रहे थे उनको रिमूव करके चीन को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम हमारी सीमाओं की तरफ बुरी नज़र डालोगे तो हम तुम्हारे यहाँ के किसी उत्पाद को, किसी ऐप को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो चीन को एक बड़ा झटका है। चीन को भी पता है कि अगर भारत के अंदर ये राष्ट्रवाद इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले दिनों में उसके यहाँ से होने वाला निर्यात भारत के लिए पूरी तरीके से उसे बंद करना पड़ेगा, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जय हिंद, जय भारत।